हेलो स्टूडेंट, आई एम अंकिता साहू, योर टीचर। तो देखिए, मैंने आप लोग को जो लास्ट वीडियो सेंड की थी तो उसमें मैंने प्लेटो के विचार, जो प्लेटो ने कुछ लाइंस कही हुई हैं, वो सारी चीज़ें बताई थी। और जो अभी तक में मैंने आप लोग को प्लेटो से रिलेटेड 6 वीडियो सेंड कर दी हैं, तो वो आप लोग देखते रहना। जो फर्स्ट वीडियो से लेके अभी तक जितनी भी वीडियो भेज दी हैं सबके बारे में जो है पढ़ते रहना, क्योंकि वो सारी एक दूसरे के साथ जो है कनेक्टेड होती हैं। तो अभी हम इस वीडियो में देखेंगे कि प्लेटो ने और क्या क्या चीज़ें बताई हुई हैं। इससे पहले मैं आप लोग को थोड़ा सा जो लास्ट वीडियो भेजी थी उसके बारे में रिमाइंड कराऊंगी कि क्या मैंने आप लोग को उस वीडियो में पढ़ाया था। तो चलिए देखते हैं कि क्या मैंने आप लोग को डिस्कस किया था आप लोग के साथ लास्ट वीडियो में। तो प्लेटो ने इसमें 3 प्रकार के आनंद बताए थे। कौन कौन से आनंद थे? इंद्रिय आनंद, बौद्धिक आनंद और आत्मिक आनंद। तो इनके बारे में मैंने आप लोग को डिटेलिंग में समझा दिया था और कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हुए थे। जैसे कि इंद्रिय आनंद जो है, ये आनंद क्षणिक होता है, मतलब ये कुछ टाइम बाद ख़त्म हो जाता है, ये एक मिथ्या होता है और ये जो है बहुत निम्नतम कोटि का होता है। तो इसमें वो वाले आनंद आते हैं जो हम इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करते हैं। जैसे मैंने आप लोग को एग्जांपल दिया था कि कोई चीज़ आप जो है देखते हैं, कंटिन्यू देखते रहते हैं उसी चीज़ को, तो क्या होता है, उससे आप बोर हो जाते हैं और वो आपकी आंखों को खटकने लग जाता है। तो क्या हुआ, बहुत जो है क्षणिक हुआ, कुछ टाइम बाद वो नष्ट हो गया, वो नाश्वर है, शाश्वत नहीं है जो इंद्रियों द्वारा ज्ञान आनंद प्राप्त होता है। तो अभी जैसे दूसरा आपको एग्जांपल बताया था कि जैसे आप कोई चीज़ खाते हैं तो कंटिन्यू डेली रूटीन पे वही खा रहे हैं, तो एक टाइम पे आके आप वो बोर हो जाओगे खाते खाते। तो वो क्या हुआ, क्षणिक हुआ, वो भी आपके कुछ टाइम तक तो आपको अच्छा लगा, फिर क्या हुआ, वो बेकार लगने लग गया। तो क्या है, ये निम्नतम कोटि का है, मतलब ये कंटिन्यू जो है आगे जो है इसका आनंद है वो बढ़ता नहीं रहता, वो एक टाइम के बाद जो है ख़त्म हो जाता है। तो इंद्रिय जो आनंद है वो निम्न कोटि का है और क्षणिक है और मिथ्या है। तो जो सेकंड बताया था आप लोग को, बौद्धिक आनंद है। तो बौद्धिक आनंद को जो है इन्होंने जो इंद्रिय आनंद है उससे श्रेष्ठ माना है। तो किस प्रकार श्रेष्ठ माना है कि जो बौद्धिक आनंद है वो हम लोग जो बुद्धि के द्वारा करते हैं, मानसिकता के द्वारा करते हैं। और इसमें जो है मैंने बताया था आप लोग को कि बौद्धिक ज्ञान के अंतर्गत जैसे गणित और विज्ञान की गुत्थियाँ सुलझाना, तो इस प्रकार की चीज़ें आती हैं। और इस प्रकार का जो ज्ञान है वो बहुत ही आनंद और ज्ञान जो है वो बहुत सर्वोपरि होता है। इससे जो है हमें सत्य की उपलब्धि भी होती है। तो ये सारी चीज़ें मैंने बताई थी। तो इसके बाद जो है आपको नेक्स्ट जो बताया था आपको कि इसी के बारे में प्लेटो ने और क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। तो देखिए, ये तो आनंद था 3 प्रकार का। फिर प्लेटो ने जो है कलाकारों को भी 3 श्रेणी में रखा हुआ है। तो वो भी मैंने बताया था कि कौन कौन से वर्ग थे इसके। तो प्रथम श्रेणी के बारे में बताया था कि प्रथम श्रेणी में इन्होंने ईश्वर को रखा हुआ है। क्यों रखा हुआ है? क्योंकि ये जो है मानते हैं कि मानते क्या है, ईश्वर के द्वारा ही सृष्टि बनती है। प्लेटो ने बताया था कि समस्त जो सृष्टि की रचना की है वो ईश्वर ने की है और उनको जो है एक आदर्श रूप दिया हुआ है, किसको, ईश्वर को। तो जो है और बाकी जो चीज़ें हैं लोगों के द्वारा बनाई गई वो बस भ्रम उत्पन्न करती हैं, लेकिन जो ईश्वर के द्वारा रची गई कला है वह सुंदर है, शुभ है और जो है शिव है। शिव मतलब कल्याणकारी है और आनंदमय उपयोगी है। तो ईश्वर के द्वारा बनाई गई जो कलाएं हैं वो सारी चीज़ें जो है वो बहुत ही सुंदर हैं। तो अब जो सेकंड उन्होंने रखा था, प्लेटो ने सेकंड श्रेणी में रखा था, तो वो किसको रखा था? शिल्पकार को रखा था। और शिल्पकार को क्यों रखा था ये भी बताया था मैंने आप लोग को कि इन्होंने शिल्पकार में बढ़ई का एग्जाम्पल लिया था। जो बढ़ई है वो उपयोगी चीज़ें बनाता है, इसलिए उसको द्वितीय श्रेणी में रखा है। आप लोग को जो स्टार्ट में वीडियो बताई थी वो भी बताया था कि उसमें जो है जो प्लेटो हैं वो जो है सौंदर्यता का एक ही गुण देखते हैं, क्या है, उपयोगिता। तो जो चीज़ें उपयोगी होंगी वही प्लेटो के हिसाब से सुंदर होंगी। तो यही बता रहे हैं कि जो है जो उपयोगी चीज़ें बनाता है उसको द्वितीय श्रेणी में रखा हुआ है। किसको? बढ़ई को, एक शिल्पकार को। तो ये जो है मानते हैं कि जो बढ़ई के मस्तिष्क में आता है तो बढ़ई वही बना देता है, मतलब वो जो है सत्य से बस एक अंश दूर है, क्योंकि वो अपने जो मस्तिष्क में आता है उसी को बनाता है। लेकिन इन्होंने तृतीय श्रेणी में किसको रखा है? कलाकार को, चित्रकार को, मूर्तिकार को, काव्यकार को, नाट्यकार को। क्यों? क्योंकि ये मानते हैं कि ये नकल की नकल करते हैं। तो जैसे बढ़ई हुआ तो उसके दिमाग में आया, उसने बना दिया। लेकिन कलाकार क्या करेगा? बढ़ई की बनाई हुई चीज़ों को वो बनाएगा। तो क्या हुआ? नकल का नकल हुआ, वो अनुकृति की अनुकृति हुई। तो इसीलिए वो जो है कलाकार को तृतीय श्रेणी में रखते हैं और ये मानते हैं कि जो है ये सत्य से 2 गुना दूर है और 2 अंश हटकर है। क्यों? क्योंकि ये नकल की नकल है। तो प्लेटो ने इसी हिसाब से इन सब चीज़ों के जो श्रेणी बताई है तीनों,
तो इसी हिसाब से जो है कलाकार और शिल्पकार में दोनों में भेद जो है वो स्पष्ट किया है कि किस प्रकार दोनों में भेद है। जैसे शिल्पकार उपयोगी वस्तु का निर्माण करता है और ये कलाकार की चीज़ों में कोई भी उपयोगिता नहीं देखते हैं, इसीलिए इन्होंने जो है शिल्पकार को बेहतर माना है, किससे? कलाकार से। फिर मैंने आप लोग को बताया था कि इन्होंने अपनी जो पुस्तक है फ्रेडरस, उसमें 10 प्रकार के मनुष्यों की चर्चा की है, जिसमें से कलाकार को जो है 6ठा स्थान दिया हुआ है। तो ये लास्ट वीडियो में इतना सारा सब कुछ बताया था आप लोग को। तो अब हम आगे देखते हैं कि प्लेटो ने और क्या क्या चीज़ें बताई हुई हैं, वो इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है। यूनानी कलाकार अपनी रचनाओं द्वारा सौंदर्य एवं पूर्णता का दर्शाने का प्रयास करता है। अब देखिए प्लेटो तो आप लोग को पता है वो यूनान के हैं, एथेंस के हैं। तो कलाकार जो यूनानी कलाकार के बारे में बताया इन्होंने कि जो उनकी रचना होती है वो जो है उसमें सुंदरता और पूर्णता दिखाने का प्रयास करते हैं। मतलब वो उसमें वो ब्यूटीफुल तो होनी ही चाहिए, उसके साथ साथ वो कंप्लीट भी होनी चाहिए, फाइनल टच भी होना चाहिए। तो सौंदर्यता और पूर्णता दिखाते हैं, किस में दिखाते हैं? कलाकार अपनी रचनाओं में दिखाते हैं। अब देखिए चित्र एक आयामी है, मूर्ति बहुआयामी है, मूर्ति कला चित्रकला से श्रेष्ठ है। देखिए ये वाली जो लाइन है मैंने आप लोग को जो है लास्ट वीडियो भेजी थी 4th नंबर वाली, उसमें बताया था, आप लोग को पढ़ाया था कि कैसे इन्होंने मूर्तियों को श्रेष्ठ माना है और चित्रकला को कम श्रेष्ठ माना है। कि ये मानते हैं कि चित्र एक आयामी है। आयामी मतलब होता है डायमेंशन, 3D 2D आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। तो चित्र क्या है? वो एक आयामी है और मूर्ति क्या है? वो बहुआयामी है। तो मतलब जैसे आप चित्रों को देखते हैं तो बस सामने से देख सकते हैं, भले वो बहुत रियलिस्टिक बना हो, सामने से 3D प्रतीत होगा, लेकिन क्या है उसे आप छू के महसूस नहीं कर सकते कि हाँ ये 3D में है, या फिर हम इसको चारों तरफ से देख सकते हैं। लेकिन मूर्ति क्या है? वो बहुआयामी है। तो प्लेटो ने जो है चित्रकला को जो है वो 2 अंश दूर माना है, लेकिन मूर्तिकला को क्या है? वो सत्य के निकट माना है। तो इसीलिए जो है मूर्तिकार को चित्रकार से ज़्यादा बेहतर मानते हैं और इन्होंने मूर्तिकला को ज़्यादा श्रेष्ठ स्थान दिया हुआ है, किससे? चित्रकला से। संगीत कलाकारों के अनुसार सबसे उत्तम है, यह शरीर और मन को शिक्षा देती है। अब देखिए संगीत जो है वो संगीत कलाकार को सबसे उच्चतम मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि ये मानते हैं कि ये शरीर और मन को एक तरह से शिक्षा देती है, संगीतों से हम शिक्षा की प्राप्ति करते हैं। प्लेटो ने कला में रूपाकृति को अधिक महत्व दिया। यह रूप आकृतियाँ ज्यामिति हैं, जैसे वृत्त, त्रिभुज, वर्ग आदि। अब देखिए प्लेटो ने रूपाकृति को बहुत महत्व दिया। ये रूपाकृति नहीं कि जो ह्यूमन फिगर बनाते हैं वो रूपाकृति, बल्कि वो रूपाकृति जो ज्यामिति हैं, मतलब जो ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं, उन रूपाकृति की बात कर रहे हैं प्लेटो। तो ये उनको जो है बहुत महत्व देते हैं। तो उसमें एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि जैसे वृत्त, त्रिभुज और वर्ग, इन तीनों के बारे में। अब देखिए कैसे ये क्यों मानते हैं ज्यामिति को अधिक उच्च। तो अब देखते हैं। वृत्त पूर्ण गति का प्रतीक है, त्रिभुज संतुलन का, सामंजस्य का प्रतीक है। अब देखिए वृत्त जो होता है, वृत्त आप लोग को पता होगा कि सर्कल होता है। तो सर्कल क्या होता है? वो गोल गोल मतलब गोल होता है और वो एक बिंदु से स्टार्ट होकर वहीं पे ख़त्म होता है। तो क्या हुआ? वो पूरी एक गति में हुआ, वो पूरा गोल गोल घूम के एक गति में हुआ। तो वृत्त को ये लोग गति, ये प्लेटो जो है वो गति का प्रतीक मानते हैं, और त्रिभुज को संतुलन का। अब देखिए संतुलन और सामंजस्य का कैसे मानते हैं? देखिए त्रिभुज जो है वो जो है कोण बनते हैं, जब इनकी भुजाएं मिलती हैं तो उससे एक कोण बनता है। तो ये इसमें क्या हुआ? सामंजस्य हुआ, इससे एक लाइन दूसरे लाइन से कनेक्ट हो रही है, जहाँ से ख़त्म हुई वहीं पर जाके मिली हुई है। और जो है इसमें 3 लाइनों का सामंजस्य दिखाया हुआ है और इसमें संतुलन दिखाया हुआ है। किस प्रकार? जैसे जो त्रिभुज बनाते हैं आप लोग, उसमें 60 डिग्री का कोण बनाते हैं तीनों तरफ। तो ये क्या है? इसमें संतुलन दिखाया गया है, मतलब ये तीनों तरफ से समान है। तो सामंजस्य और संतुलन जो है त्रिभुज में बताया गया है। अब देखते हैं कि नेक्स्ट और क्या शेप्स में देखा हुआ है प्लेटो ने। देखिए वर्ग सममिति बताता है। यूनान की मूर्ति कला में आकार का संयोजन ज्यामिति के आधार पर हुआ है। अब देखिए सर्कल को इन्होंने गति का बताया है, त्रिभुज को इन्होंने सामंजस्य और संतुलन के बताया है, वर्ग को क्या बताया है? सिमेट्री बताया है कि वर्ग जो है वो सममिति होता है। अब सिमेट्री कैसे होता है? जैसे कोई वर्ग आप लोग स्क्वायर कोई बनाते हैं, अगर आप उसको बीच में एक लाइन खींचेंगे तो क्या हुआ? वो सिमेट्री हुई, मतलब इधर भी बराबर है और इधर भी बराबर होगा। जो लेफ्ट साइड होगा पोर्शन वो भी बराबर होगा, जो राइट साइड होगा वो भी बराबर होगा। तो वो वर्ग क्या हुआ? सिमेट्री हुआ, मतलब दोनों साइड बराबर हुआ। तो यूनान की जो मूर्ति कला है, जो मूर्तियाँ बनाते हैं, उसमें भी ज्यामिति शेप्स का यूज़ करते हैं, मतलब उन्हीं के हिसाब से उन्हीं ज्यामिति शेप्स का यूज़ करके ही जो है वो मूर्तियों को आकार देते हैं। तो ये कहाँ पे बनाई गई हैं ऐसी मूर्तियाँ? यूनान की मूर्तिकला में देखने को मिलती है। क्या मिलती है? ज्योमेट्रिकल शेप्स के आधार पर बनी हुई मूर्तियाँ। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या बताया प्लेटो ने।
इसी प्रकार रंग भी प्रतीक होते हैं, श्वेत शांति का, लाल श्रृंगार का या क्रोध का, हरा ईर्ष्या व प्राकृतिक का। देखिए यहाँ पे श्रृंगार ये लिखा हुआ है तो इसको आप लोग सही कर लीजिएगा, श्रृंगार लिखा हुआ है यहाँ पे तो इसको श्रृंगार कर लीजिएगा। तो रंगों को भी इन्होंने शेप्स, जैसे आप लोग को बताया कि ज्योमेट्रिकल शेप्स को किस किस प्रकार ये लोग जो है प्रतीक बताते हैं प्लेटो, तो इसी प्रकार प्लेटो ने जो है कलर्स को भी प्रतीक माना हुआ है। जैसे श्वेत शांति का भी आप लोग ने जो है पीस डे पे बनाया हुआ था, ऐसे कबूतर बनाए हुए थे सफ़ेद कलर के, तो आपको पता ही होगा कि श्वेत शांति का प्रतीक होता है। और उसके बाद लाल जो है वो श्रृंगार और क्रोध का प्रतीक बताया हुआ है, और हरा ईर्ष्या और प्राकृतिक का। तो ये 3 कलर्स के बारे में इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है कि किस प्रकार ये सिंबलाइज करते हैं कलर्स को। अब नेक्स्ट हेडिंग है प्लेटो का महत्व। तो देखते हैं प्लेटो का सौंदर्य शास्त्र में क्या महत्व है। इमर्शन का कथन है दर्शन प्लेटो और प्लेटो दर्शन है, इसके महत्व को पूरी तरह बताता है। देखिए जो मैंने आप लोगों को फर्स्ट वीडियो भेजी थी प्लेटो की, उसमें सेकंड लाइन थी ये इमर्सन का कोटेशन क्या था, प्लेटो इज़ फिलॉसफी, फिलॉसफी इज़ प्लेटो। मतलब प्लेटो का जो ज्ञान का भंडार है वो इतना ज़्यादा विस्तृत है कि सारा दर्शन शास्त्र उसमें समाया हुआ है। तो ये जो है वो दोनों में डिफरेंस नहीं किया जा सकता कि प्लेटो कौन है, दर्शन शास्त्र कौन है। मतलब इतना ज़्यादा प्लेटो ने उसकी विद्या को ग्रहण किया जो दर्शन शास्त्र में है। तो देखिए मैंने बताया था कि ये प्लेटो जो है वो सिर्फ सौंदर्य शास्त्र तक सीमित नहीं है, उन्होंने सामाजिक शास्त्र से लेके राजनीतिक शास्त्र, दर्शन शास्त्र, इन सब में अपना योगदान दिया हुआ है, अपने मत प्रकट किए हुए हैं, अपने विचार दिए हुए हैं। तो इसीलिए जो है इमर्सन का ये कथन जो है वो पूरी तरह से उनके तरफ जाता हुआ दिखता है कि जो दर्शन है वो प्लेटो है और प्लेटो ही दर्शन है। इसी प्रकार प्रोफेसर व्हाइट हेड ने लिखा संपूर्ण यूरोपीय दर्शन शास्त्र प्लेटो के दर्शन पर लिखी हुई धारावाहिक कमेंट्री है। अब देखिए जैसे इमर्सन ने उनके ऊपर कोटेशन दिया हुआ था, वैसे ही ये प्रोफेसर व्हाइट हेड है जिन्होंने लिखा हुआ है कि जो संपूर्ण यूरोपीय दर्शन है, पूरा यूरोप का जो दर्शन शास्त्र है वो प्लेटो के दर्शन पर लिखा हुआ है। मतलब जो प्लेटो ने सारी चीज़ें सीखी दर्शन शास्त्र में, जो बताया हुआ है अपना सब कुछ, तो वो क्या मानते हैं कि एक धारावाहिक कमेंट्री है। मतलब जो दर्शन शास्त्र है वो पूरा प्लेटो के ऊपर ही एक धारावाहिक की तरह निर्भर है। तो नेक्स्ट देखती हूँ अब प्लेटो ने और क्या चीज़ें बताई हैं। इस प्रकार अपनी दर्शनीयता विद्वता के आधार पर प्लेटो सदियों यूरोप पर छाए रहे। अब देखिए इनका जो दर्शन शास्त्र है ये इतने विद्वान थे, इसी के कारण जो है प्लेटो सदियों जो है यूरोप पर छाए थे। तो इतना सब कुछ प्लेटो के बारे में आप लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ने को मिलता है, तो इसीलिए जो है वो बहुत टाइम तक यूरोप में छाए हुए थे। देखिए तब तो छाए हुए ही थे और अभी भी आप प्लेटो के बारे में ही पढ़ रहे हैं, तो आप समझ ही सकते हैं कि इनकी विद्वता जो है कहाँ तक फैली हुई थी। अपने भव्य व्यक्तित्व, उत्कृष्ट दार्शनिकता, उच्च स्तर के राजनीतिक विचार आदि के कारण अपने जीवन काल में ही उन्होंने ख्याति अर्जित कर ली थी। अब देखिए इनका जो नेचर था, इनका जो व्यक्तित्व था, तो ये क्या था, बहुत भव्य था, बहुत उच्च कोटि का था। उत्कृष्ट दार्शनिकता मतलब इन्होंने जो दर्शन करके सारी चीज़ें निकाली थी, सारे मत इन्होंने दिए हुए थे, तो वो बहुत उत्कृष्ट थे। और उच्च स्तर के राजनीतिक विचार, मैंने बताया ना कि प्लेटो का क्षेत्र जो है वो बहुत विस्तृत है। तो ये दर्शन शास्त्र के साथ साथ राजनीतिक शास्त्र और समाज शास्त्र में भी पढ़ने को मिलता है। तो यही जो बता रहे हैं कि उच्च स्तर के राजनीतिक विचार भी थे इनके अंदर, और आदि के कारण अपने जीवन काल में ही उन्होंने ख्याति अर्जित कर ली थी। इन सारी चीज़ों के साथ साथ उन्होंने अपने टाइम पे ही बहुत प्रसिद्धि हासिल कर ली थी, और तब तो थे ही, अभी भी उन्होंने ख्याति अर्जित करी हुई है। तो आप अभी भी देख लीजिए, आप इतना सब कुछ प्लेटो के बारे में सुनने को आप लोग को मिल रहा है। तो इनका व्यक्तित्व जो था वो बहुत भव्य था। अपने जीवन काल में मध्यकाल 1387 से 1388 ईसा पूर्व में उन्होंने यूनानी नगर एथेंस में एक एकेडमी की स्थापना की। अब देखिए प्लेटो ने अपने जीवन काल का जो उनका मध्यकाल था, मतलब जब वो आधे एज पे थे, तो उन्होंने यूनान में एक एकेडमी की स्थापना की थी। एथेंस नगर में, यूनान के एथेंस नगर में एक एकेडमी की स्थापना की थी 1387 से 1388 के बीच में। इसमें उस समय के राजपुत्र और अरस्तु जैसे बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति आते रहते थे। तो ये जो एकेडमी प्लेटो ने बनाई थी, तो इसमें जो है बहुत ही बहुमुखी प्रतिभा के धनी का मतलब हुआ यहाँ पे वर्सेटाइल, मतलब हर चीज़ में नॉलेज रखने वाला। अभी आप लोग प्लेटो पढ़ रहे हैं, अभी इसके बाद अरस्तु पढ़ेंगे तो उसके बारे में भी देखेंगे आप लोग कि वो कितना ज्ञानी, अच्छा कितना विद्वान था अरस्तु जो था। तो इसकी एकेडमी में, प्लेटो की एकेडमी में जो है ऐसे राजपुत्र और अरस्तु जैसे बहुमुखी प्रतिभा के जो धनी थे, जो स्टूडेंट थे, वो आते रहते थे पढ़ने के लिए। तो अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है।
प्लेटो की एक बहुमूल्य देन यह है कि उन्होंने अपने से पूर्व के महत्वपूर्ण दार्शनिकों के विचारों को एकत्रित करके एक सुव्यवस्थित सैद्धांतिक रूप दिया। अब देखिए, मैंने आपको इतनी बार बता दिया कि वो कौन कौन से शास्त्र में हैं। तो इन्होंने, प्लेटो ने क्या किया, सबसे ज्ञान अर्जित किया, जितने दार्शनिक थे उनके विचारों को एकत्रित किया और फिर उन सबको जोड़ के उन्होंने एक सुव्यवस्थित सैद्धांतिक रूप दिया। मतलब सबको व्यवस्थित रूप से इन्होंने एक रूप दिया, अपने सिद्धांत दिए। किसने? प्लेटो ने। तो ये जो है इनकी एक बहुमूल्य देन मानी गई है, जो सभी दार्शनिकों को विचारों को संकलित करके एकत्रित करके इन्होंने एक सैद्धांतिक रूप दिया हुआ है। उनके दर्शन पर सुकरात का स्पष्ट प्रभाव है। यह सत्यम शिवम और सुंदरम पर आधारित है। अब देखिए, मैंने बताया ना आप लोगों को कि प्लेटो के गुरु कौन थे? सुकरात। और प्लेटो किसके गुरु थे? अरस्तु के। तो जो सुकरात था, तो उनका जो है स्पष्ट प्रभाव दिखता है, किस पर दिखता है? प्लेटो पर दिखता है। तो ये जो है, यह सत्यम शिवम और सुंदरम पर आधारित है। मैंने बताया कि ये जो सत्यम शिवम सुंदरम, ये जो तीन चीज़ें थी, उन्हीं के आधार पर प्लेटो ने जो है अपने दर्शन शास्त्र को पूर्ण किया हुआ है। तो इसका जो प्रभाव है, सुकरात के द्वारा जो दिया गया प्रभाव है सत्यम शिवम सुंदरम का, तो वो प्लेटो के ऊपर पड़ता है। इसी के आधार पर सारी चीज़ों की रचनाएँ हुई हैं सत्यम शिवम सुंदरम के ऊपर। तो ये तीनों चीज़ें भी मैंने बता दी थी। सत्यम शिवम सुंदरम क्या है, ये भी मैंने आप लोगों को जब सौंदर्य शास्त्र स्टार्ट किया था तब समझा दिया था। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। उच्च नैतिक विचारों से उनका दर्शन सदा मर्यादाबद्ध रहता है। प्लेटो का सौंदर्य शास्त्र भी उनके अध्यात्म व तत्व ज्ञान का अंग है, उसी से निकाला है। अब देखिए क्या है यहाँ पे, जो इनका विचार है, इनके जो दर्शन हैं प्लेटो के, वो हमेशा मर्यादाबद्ध रहे हैं। मतलब कभी किसी को इनके विचारों ने ठेस नहीं पहुंचाया है। तो ये बहुत ही मर्यादाबद्ध रहते थे इनके विचार और इनके जो दर्शन हैं वो। प्लेटो का सौंदर्य शास्त्र भी उनके अध्यात्म व तत्व ज्ञान का अंग है, उसी से निकाला गया है। अब जो सौंदर्य शास्त्र के बारे में प्लेटो ने बताया हुआ है, तो उन सब चीज़ों को भी, सारे जो दर्शन हैं उन सबको संकलित करके ही तो एक तत्व ज्ञान का अंग बताया हुआ है। तो उसी से ये सारी चीज़ें निकली हुई हैं, जो प्लेटो ने जो है देखा और उनका दर्शन किया, उनको जो है एकत्रित किया सारे ज्ञान को, आदर्श ज्ञान को। तो उसी से जो है ये सारी चीज़ें निकली हुई हैं। अतः सौंदर्य शास्त्र को आरंभ से ही प्लेटो ने एक दृढ़ बुनियाद दे दी, उसे सीधा नैतिकता और तत्वमीमांसा से जोड़ दिया। अब देखिए, सौंदर्य शास्त्र के बारे में प्लेटो ने इतने सारे मत दिए, इतने सारे सिद्धांत दिए, तो इन्होंने एक क्या कर दिया, दृढ़ बुनियाद दे दिया सौंदर्य शास्त्र को, और उसका जो है सीधा नैतिकता और तत्वमीमांसा से उसको जोड़ दिया। किसको? सौंदर्य शास्त्र को। तत्वमीमांसा जो है वो भी एक दर्शन शास्त्र का अंग है, मेटाफिजिक्स। तत्वमीमांसा में जो है परमेश्वर के बारे में बताया हुआ है कि कैसे परमेश्वर से सीधा जुड़ा जाता है। तो नैतिकता और तत्वमीमांसा से सौंदर्य शास्त्र जो विचार दिए हुए हैं प्लेटो ने, तो उससे जोड़ दिया गया है। अब आगे भी थोड़ा सा और प्लेटो के बारे में आप लोग पढ़ेंगे। तो प्लेटो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैं आप लोग को इतना विस्तृत रूप बता रही हूँ प्लेटो का। तो अगर आप लोग को कोई भी इससे रिलेटेड जो है कन्फ्यूज़न हो, प्लेटो की अभी तक जितनी वीडियोस मैंने आप लोगों को कंटिन्यू सेंड की हैं शुरू से लेकर लास्ट तक की, तो ये जो है सारी आप लोग कंटिन्यू पढ़ते रहिएगा। और इससे रिलेटेड जो है कोई भी समस्या हो आप लोग को, तो मुझे मैसेज करके पूछ लें, बाकी हम लोग जूम मीटिंग पर डिस्कस कर ही लेते हैं। तो ये आप लोग कंफ्यूज मत होना कि जो आप लोग को शिष्य और गुरु की परंपरा बताती हूँ कि सुकरात किसके गुरु थे और अरस्तु किसके शिष्य थे, ये सारी चीज़ें तो सबके बारे में आप लोग को पढ़ने को मिलेगा आगे अभी। तो इसके बाद प्लेटो के बाद मैं आप लोग को अरस्तु के बारे में पढ़ाऊँगी। अब इससे रिलेटेड आई थिंक प्लेटो से 1 या 2 वीडियोज़ अभी आप लोग को और भेजूँगी मैं, तो वो चीज़ें जो है आप लोग अच्छे से तैयार करते रहना। तो अभी ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को प्लेटो के बारे में थोड़ा सा और बताऊँगी। तो चलिए ठीक है, थैंक यू। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो मैसेज करके पूछ लीजिए।